महाराष्ट्र की राजनीति में निकाय चुनाव के नतीजों के बाद एक बार फिर से उठाक पटक का दौर जारी है। किस निगम में कौन मेयर बनेगा, इसे लेकर कयास और तमाम चर्चाएं जोरों पर है। 29 नगर निगम के चुनाव में जहां भारतीय जनता पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी, वहीं कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही। निकाय चुनाव में कांग्रेस ने उद्धव और शरद गुट को पीछे छोड़ दिया। ऐसे में अब माना जा रहा है कि विपक्ष के महाविकास अघाड़ी गठबंधन में समीकरण बदल सकते हैं। महाराष्ट्र निकाय चुनावों के नतीजे अपने आप में बेहद चौंकाने वाले रहे, जहां एक और शरद पवार को अपने ही गढ़ पुणे में करारी हार का सामना करना पड़ा। वहीं ठाकरे परिवार को मुंबई की राजशाही को 3 दशक बाद अलविदा कहना पड़ा। हालांकि इस बार कांग्रेस पार्टी ने कई नगर निगमों में बेहतर प्रदर्शन किया है। नगर निगम के चुनाव में जहां इस बार भारतीय जनता पार्टी को 1425 सीटें मिली, इन सीटों के साथ बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी। वहीं एकनाथ शिंदे की शिवसेना 399 सीटों के साथ दूसरी सबसे बड़ी पार्टी रही। इसके बाद नंबर आया कांग्रेस का, जिसने 324 सीटों के साथ तीसरा स्थान हासिल किया। महायुति के साथ सत्ता का सुख भोग रहे अजीत पवार ने निकाय चुनाव के ऐन पहले अपने चाचा के साथ गठबंधन कर लिया था। हालांकि इसके बाद भी उन्हें केवल घाटा ही उठाना पड़ा। उनकी पार्टी 167 सीटों के साथ चौथे नंबर पर रही। 5वें नंबर पर रहा उद्धव गुट, जो केवल 155 सीटें जीतने में ही कामयाब रहा। निकाय चुनावों में शरद पवार को अपनी पार्टी की दुर्दशा देखनी पड़ी। उनकी पार्टी केवल 36 सीटें ही जीत सकी। परिणामों को देखते हुए राजनीतिक जानकारों का कहना है, चूंकि निकाय चुनाव में कांग्रेस तीसरे नंबर पर रही, उसने अपने दोनों सहयोगी दल उद्धव गुट और शरद गुट से बेहतर प्रदर्शन किया। ऐसे में माना जा रहा है 2029 के विधानसभा चुनावों से पहले MVA यानी महाविकास अघाड़ी में सीटें बंटवारे को लेकर पुनर्विचार होना तय है। उधर उद्धव गुट ने अपना गढ़ BMC गंवा दिया है। वहीं दूसरी तरफ शरद पवार ने अपना पुणे और पिंपरी चिचवाड़ जैसे गढ़ों से हाथ धोया। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने अकेले अपने दम पर कोल्हापुर, चंद्रपुर और भिवंडी में बेहतरीन प्रदर्शन किया। माना जा रहा है कि ऐसे में कांग्रेस MVA के बड़े हिस्से की मांग करेगी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो कांग्रेस का तर्क है कि ठाकरे और पवार की क्षेत्रीय अस्मिता की राजनीति बीजेपी की बढ़त को रोकने में नाकाम रही। सूत्रों की माने तो कांग्रेस का अकेले या सीमित गठबंधन में चुनाव लड़ने का फैसला एक तरह का स्ट्रेस टेस्ट साबित हुआ, जिसे ये दिखा कि पार्टी मौजूदा दौर में टिकी रह सकती है और अपने दम पर आगे भी बढ़ सकती है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि शिवसेना उद्धव गुट भले ही मुंबई में बीजेपी की मुख्य चुनौती बनी हुई हो, लेकिन राज्य के अन्य हिस्सों में उसका प्रभाव घटा है। इससे महाविकास अघाड़ी में खुद को सकारात्मक ताकत के आधार पर वरिष्ठ साझेदार बताने का उसका दावा कमजोर पड़ता है। निकाय चुनाव के नतीजे ये भी दिखाते हैं कि शिवसेना UBT और शिंदे गुट की शिवसेना के बीच वोटों का बंटवारा कई वार्डों में सत्तारूढ़ गठबंधन के लिए फायदेमंद रहा। ठाकरे की पार्टी के पास भावनात्मक जुड़ाव और ब्रांड पहचान तो है, लेकिन मजबूत और एकजुट संगठन के अभाव में इसे वार्ड स्तर की जीत में बदलना चुनौती बना हुआ है। इस चुनाव में सबसे ज्यादा NCP पर टूट का प्रभाव दिखाई दिया। पुणे में पार्टी को दोनों धड़ों के गठबंधन के बाद भी भारी नुकसान उठाना पड़ा। शहरी इलाकों में भी उससे ज्यादा कोई भरोसेमंद जीत न मिल सकी। नतीजों के आधार पर देखें तो महाराष्ट्र के विपक्ष में केवल कांग्रेस ही ऐसी पार्टी बची है जिसकी मौजूदगी पूरे महाराष्ट्र में है। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगी, जिसमें कि उसका राष्ट्रीय एजेंडा प्राथमिकता में होगा। वहीं निकाय चुनावों के बाद बीजेपी और शिंदे गुट में तल्खी की खबरें भी जोरों पर है। शिंदे गुट ने अपने पार्षदों को ताज होटल में बिठा रखा है। भाजपा और शिवसेना के बीच तनाव की संभावना लिए उद्धव गुट भी लगातार बयानबाजी कर रहा है। लेकिन इसीलिए मैंने कहा ना कि मुझे तो अपेक्षा थी कि जो भी काम हमने पिछले 25 साल में किया, खास कर कोविड के समय में किया, तो मुंबई के मतदाता हमारे साथ रहेंगे और वो रहे भी, बिल्कुल नहीं रहे ऐसी नहीं बात हुई है। और खास कर मराठी इलाका जो है, वहां के सारे मराठी जो जनता है वो हमारे साथ है ही, और साथ ही साथ कोई नॉन महाराष्ट्रियन भी है, अन्य धार्मिक भी है, वो भी हमारे साथ है। अपेक्षा तो और थी ही।
अगर हमारे 100 भी आ जाते तो लगता अरे और 25 आने चाहिए थे। तो ये तो हमेशा रहेगी और रहनी चाहिए, इसलिए तो काम करना पड़ता है। लेकिन एक बात और चली, उत्तर भारतीयों को खासकर जो ये कहा गया, अगर बटोगे तो भी पिटोगे और नहीं बटोगे तो भी पिटोगे, इसका नुकसान हुआ कहीं ना कहीं लोगों के मन में। ये जहर फैलाने वाले हैं कौन? और यही तो मेरा सवाल था कि नहीं, ये क्या कहा था आपने, बटेंगे तो पिटोगे, तो ये जहरीला प्रचार किया किसने? नहीं, फिर अगर मैं ऐसी बात कहूं, हम ट्रैक बदली हो जाएगा। मॉब लिंचिंग वगैरह करने वाले जो लोग हैं, वैसे तो कभी कुछ हुआ नहीं ना। और हमने तो कोविड के समय में ना मैंने कभी किसी की भाषा देखी थी, ना कभी मैंने किसी का मजहब पूछा था। मैंने तो मेरा कर्तव्य निभाया था और हमने हमेशा निभाया। जो भी कोस्टल रोड किया है या पानी की समस्या है, हर घर में जाता है, पानी भी जाता है, हर कोई वहां से जाता है। किसने कहा ना अभी वो मांग कर रहे हैं, 2.5 साल के महापौर पद की मांग। हाँ, तो पहले तय होने दो। 2.5 साल में उनमें जो आए हैं, अगर पहले 2.5 साल महापौर बनेगा क्या, कि फिर और किसी उनकी पार्टी तोड़कर ये महापौर, जैसे मेरी पार्टी तोड़कर मेरा ही मुख्यमंत्री बनाया था, वैसे उनकी पार्टी तोड़कर वो महापौर बनाएंगे क्या? वो देखने जैसी चीज, अभी इंटरेस्टिंग होगी ये बात। मुझे लगता है कि उनकी पार्टी तोड़कर वो महापौर बनाएंगे, भाजपा महापौर बनाएंगे। दुबार मतदानासंदर्भात आपण नेहमीच बोलत होतात, तर आपल्यापर्यंत बूथवरनं दुबार मतदानाच्या काही केसेस आल्यात का, कंप्लेंट्स आल्यात का तुमच्या कार्यकर्त्यांकडनं, आणि त्याचं पुढे काय? काही ठिकाणी आलेले आहेत, अनेक ठिकाणी मतदार यादीतून नावं नसल्याच्या तक्रारी आल्यात। विशेष म्हणजे गणेश नायकांचं नाव नव्हतं, हे मी कालच्या पत्रकार परिषदेत पण बोललो। एका मंत्रिमंडळातल्या मंत्र्याचं नाव मतदार यादीत नसतं, त्याला मतदानाच्या दिवशी केंद्र शोधताना टांगा त्याचे दुखतात, हे फार गंभीर आहे। अब सवाल ये है कि क्या बीजेपी शिंदे गुट की शर्तों को मानेगी? क्या शिंदे गुट और बीजेपी एक बार फिर से मिलजुल कर महाराष्ट्र में अपनी सत्ता को आगे बढ़ाएंगी? खैर, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल आप हमें बताइए कि आपको भी लगता है कि कांग्रेस महाराष्ट्र में एक मजबूत पार्टी बनकर उभरी है? इस बारे में अपने विचार हमारे साथ जरूर साझा करें कमेंट सेक्शन में। महाराष्ट्र की राजनीति और देश और दुनिया से जुड़ी बाकी अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए लाइव हिंदुस्तान।